हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने हिंदी के अंतर्गत उपन्यास लाया है। उपन्यास जो देखा जाए तो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम यहाँ पर उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व और वर्गीकरण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे जो अब तक अछूता था, जिसमें आप अभी तक नहीं जान सके। हर एक बात महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, सारे वीडियो देखने हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। देखा जाए तो यहाँ पर आया है विषय वस्तु के दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण। विषय वस्तु के दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण कहते हैं विषय वस्तु की दृष्टि से उपन्यास को बहुत से भेद किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें यह देखना पड़ता है कि उपन्यास की कथा वस्तु किस तरह की है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास की कथा वस्तु होती है और इस पे ही सारे चीज़ें जो है आश्रित होती है। जिस प्रकार की कथा वस्तु होगी उसी प्रकार के उपन्यास भी होंगे, क्योंकि कथा वस्तु ही कहते हैं एक महत्वपूर्ण जो है तत्व हो सकते हैं। और इस दृष्टि से उपन्यास के लिए निम्नलिखित प्रकार देखने को मिलता है। देखिए, उपन्यास को विषय वस्तु होना जरूरी है और सब प्रथम यहाँ पर है तिलस्मी, यारी, जासूसी उपन्यास। ऐसे आपने उपन्यास देखे होंगे। जो तिलस्मी होती है जादू से भरी होती है, यारी भी देखे होंगे, जासूसी भी देखे होंगे। हिंदी की प्रारंभिक उपन्यास इसी प्रकार के थे। ऐसे उपन्यास में कौतूहलवर्धक घटनाओं का बहुमूल्य होता था। चरित्र विकास की ओर उपन्यास का ध्यान नहीं होता था कि चरित्र किसका कैसा होगा। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है कि हिंदी में तिलस्मी और जो है यारी उपन्यास में देवकी नंद खत्री का चंद्रकांता। चंद्रकांता पहले एक सीरियल होता था जो बहुत चलता था और ये तिलस्मी उपन्यास थी और चंद्रकांता स्थित बहुत चर्चित उपन्यास में से एक माना जाता है। और जासूसी उपन्यास में देखें तो बाबू गोपाल राय गहमरी के उपन्यास लिखे जा सकते हैं। जासूसी उपन्यास में बाबू गोपाल राम ने बहुत से उपन्यास लिखे और देखा जाए तो साहित्यिक दृष्टि से इस प्रकार के उपन्यास का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन आज भी रेलवे और बस स्टैंड के बुक स्टॉल पर हजारों की संख्या में जासूस उपन्यास देखने को मिलते हैं, किंतु कोई भी अन्य साहित्य में स्थान नहीं देता है। कहते हैं ये इस तरह के उपन्यास हमेशा मनोरंजन करते हैं और हमें काफ़ी रोमांचित करती है, लेकिन देखा जाए तो कोई उपन्यासकार इस पर ध्यान नहीं देता है। कहते हैं तिलस्मी उपन्यास जिसमें चंद्रकांता की कहानी दिखाई जाती थी, हर जगह एक तिलस्म को दिखाया जाता था। और आप देखते ही होंगे, कहीं भी अगर आप चले जाओ तो हर जगह इस तरह के पत्रिकाएं आपको मिल जाती है जो इस तरह के उपन्यास से भरे पड़े होती हैं। और आज बहुत से जो है कहते हैं उपन्यास छपती है जो काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक उपन्यास। चलिए देखते हैं सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास तो कहते हैं सामाजिक उपन्यास ऐसे उपन्यास का केंद्र समाज होता है, यानी सामाजिक उपन्यास का केंद्र जो होता है समाज होता है और समाज में व्याप्त समस्याओं पर इस उपन्यास की कथा वस्तु की रचना होती है। यानी जो समाज में समस्याएं होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक उपन्यास की रचना होती है और ये समस्या आर्थिक स्तर पर, संवेदना के स्तर पर और आस्था विश्वास के स्तर पर और सोच विचार के स्तर पर समाज को किस हद तक प्रभावित करती है, ये बात महत्वपूर्ण होती है।
और इसे लक्षित करना भी उपन्यासकार का मेन उद्देश्य होता है। किसको लक्ष्य देना, समाज की घटनाओं को प्रस्तुत करना उपन्यास का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके लिए उपन्यासकार समाज के परिवेश और उसमें जन्मी घटनाओं और उन घटनाओं से जुड़े पात्रों का चयन करके विशिष्ट समाज स्तर पर अपनी कथा वस्तु का निर्माण करते हैं। और ये समाज के समस्याओं के अंतर्गत उपन्यास लिखी जाती है। सामाजिक उपन्यास समकालीन जीवन का समाज सदृश दस्तावेज होते हैं। इसमें प्रेमचंद के सभी उपन्यास सामाजिक उपन्यासों की कोटि में आते हैं। प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे थे वो सारे के सारे सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं के ऊपर थी। हिंदी में सबसे अधिक उपन्यास इसी प्रकार के लिखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि नमक का दरोगा भी कहीं ना कहीं समाज में हो रहे उतार चढ़ाव को प्रेमचंद जी ने दर्शाए थे। और उसी प्रकार दो बैलों की कहानी भी। तो देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास लिखे गए थे वो सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और समाज के कष्टों को जो है बताते हुए उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे थे। उसके पश्चात आता है ऐतिहासिक उपन्यास। चलिए देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। देखा जाए तो ऐतिहासिक उपन्यास का अपना एक स्थान है और ये इतिहास से संबंधित होती है। इस प्रकार के उपन्यास में इतिहास के किसी खंड के विशेष अथवा घटनाक्रम को कथा वस्तु के रूप में चुना जाता है। ये उपन्यास जो होती है वो ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है और उसी को जो है कथा वस्तु के रूप दे के जो है श्रोता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं इसमें श्रोतागण का महत्वपूर्ण स्थान होता है इस उपन्यास से जो है ज्ञान अर्जित करने का। जिन घटनाओं को इतिहासकार महत्वहीन समझकर मात्र स्पर्श ही करता है। देखा जाए तो ऐतिहासिक जो उपन्यास होती है बहुत से लेखकों ने उसको महत्वहीन समझा है। उपन्यासकार उन घटनाओं को भीतर झांक कर उसमें संचरित मानवीय वेदनाओं को पकड़ता है कि आखिर उसमें कौन सी मानवीय वेदना उत्पन्न हुई है और उनके इतिहास की दृष्टि से नहीं जीवन की दृष्टि से देखता है। कहते हैं कोई भी उपन्यास हो, कोई भी कहानी हो, उसको हमें इतिहास की दृष्टि से नहीं देखना पड़ेगा, उसको जीवन की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि इसमें जीवन के लिए क्या हम संदेश दे सकते हैं। ऐसे उपन्यास में उपन्यासकार ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़े बिना अपनी कल्पना के सहारे जीवन की अपेक्षा प्रस्तुत करती है। यानी देखा जाए तो उपन्यासकार ऐतिहासिक उपन्यासों को तोड़ते नहीं हैं, उसी कहानी को और उसी इतिहास को अपनी कुछ कल्पनाएं देकर उसको एक विस्तृत रूप देते हैं। और कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार एक प्रकार के से इतिहास के साहित्यिक व्याख्या करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले वृंदावन लाल वर्मा, मुनानीगढ़, कुंडार, विराट की पद्मिनी। कहते हैं विराट की पद्मिनी भी ऐतिहासिक उपन्यास है। और आप सोचते होंगे कि विराट की पद्मिनी उपन्यास क्या है, तो मैंने इस पे विराट की पद्मिनी के उपन्यास के हर एक पार्ट पे मैंने जो है वीडियो डाली है और ये सबसे हिट वीडियो है, यानी काफ़ी लोगों में प्रचलित भी है। जो यूट्यूब पे अगर आप जो है पॉपुलर वीडियो देखिएगा तो वहाँ पर विराट की पद्मिनी उपन्यास भी आपको जो है मेरे चैनल पे नज़र आएगा। कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विराट की पद्मिनी उपन्यास थी जो ऐतिहासिक थी। उसके बाद झांसी की रानी जो काफ़ी फेमस है, झांसी की रानी जो आपके अभी सिलेबस में है, तो ये भी एक उपन्यास का है जो ऐतिहासिक है। तथा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री वैशाली की नगर बधू, ये भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो है उपन्यास है और सोमनाथ भी इसमें आता है। यहाँ तक राहु संस्कृत्यन, सी सेनापति और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाण्य भट्ट की आत्मकथा, ये भी ऐतिहासिक उपन्यास है। कहते हैं इसमें सभी में जो प्रतिष्ठा हासिल किया है और इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी
रखता है। अब चलिए देखते हैं राजनीतिक उपन्यास किस चीज़ की ओर अंकित करता है। उसके पश्चात आता है राजनीतिक उपन्यास। कहते हैं देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन जब जोर पकड़ने लगा तो हिंदी उपन्यासकारों ने इस आंदोलन में अपना योगदान अपनी कलम से दिया। कहते हैं हम लेखकों को जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान भूल नहीं सकते, वो बेशकली आंदोलन में नहीं कूदे, लेकिन उन्होंने अपनी कलम से जो है एक महत्वपूर्ण उपन्यास लिख के लोगों में जागरूकता फैलाई। इसे हम राजनीतिक उपन्यासकार कह सकते हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में राजनीतिक घटनाओं या आंदोलन की झांकी प्रस्तुत की जाती है और उपन्यासकार का मुख्य उद्देश्य पाठकों में राजनीतिक चेतना को जागरूक करना होता है। क्योंकि देखा जाए तो पुराने समय में आपने देखा ही होगा कि अपने विचारों जो है वो लोग एक कागज़ में छपवाते थे और रातों रात सभी के घर के द्वार में रखते थे, जिससे वो लोग जो है जागृत हो सके, उनमें चेतना जाग सके। ठाकुर विश्वनाथ सिंह कृत जागरण और राम वृक्ष बनेरपुरी कृत पतितों के देश में, यशपाल कृत दादा कमरेड, कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो राजनीतिक उपन्यास से संबंधित है। देखा जाए तो राजनीतिक उपन्यास लिखने वालों में नागार्जुन, सेठ गोविंद दास और गुरुदत्त और यज्ञदंत्र के नाम भी काफ़ी उल्लेखनीय यहाँ पर मिलते हैं। ये सारे के सारे राजनीतिक उपन्यासकार थे जो देश में आज़ादी के जो है नींव डालने में इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंचलिक उपन्यास। अब आंचलिक उपन्यास क्या है? देखा जाए तो ऐसे उपन्यास में चंचल विषय के जनजीवन को स्वर्ग बनाता है, यानी चंचलता होती है। चंचलिक उपन्यास का मतलब होता है चंचल विषय को हम इसमें रखते हैं जिसमें समूचा चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और देखा जाए तो चंचल आज एक पारिभाषिक शब्द बन गया है जिसका ये अर्थ निकाला जा सकता है कि पिछड़ा हुआ, आधुनिक सभ्यता से दूर क्षेत्र, और इन क्षेत्र में रहने वाले लोग अंधविश्वास और जज रूढ़िवादी और आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार होते हैं। यानी ये लोग जो होते हैं अंधविश्वास में डूबे हुए होते हैं, जज रूढ़ियाँ होती हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ापन का शिकार होते हैं, और वो जीवन जीते नहीं है बल्कि ढोते हैं। कहते हैं जीवन वही जीते हैं जो जीवन को जीना सीखते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन को जीते नहीं हैं, अपने जीवन को ढोते हैं। आंचलिक उपन्यास इसी जीवन की रूपांतरित करता है और भाषा की दृष्टि से भी ऐसे उपन्यास में कुछ विशेष आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन आदि का वर्णन तथा वहाँ के लोगों के भोलेपन और अत्यंत कष्टप्रद जीवन के जुड़ी घटनाओं को जो है कथा वस्तु में स्थान दिया जाता है। यानी देखा जाए तो अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन आदि का वर्णन इसमें भली भांति मिलता है और वहाँ के लोगों के भोलेपन और अत्यंत कष्टप्रद जीवन के जुड़ी हर एक कथा वस्तु को स्थान दिया जाता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने भीमा फिल्म देखा होगा, जो साउथ फिल्म है, उसमें भी कुछ इसी तरह की घटनाओं को जो है परिदृश्यता की गई है। उसमें भी जो है जीवन को ढोने के समान बताया गया है। कहते हैं उसमें आदिवासियों का जीवन का विस्तृत वर्णन है। हिंदी उपन्यास में कनिष्वरनाथ रेणु और मैल आंचल का इस प्रकार का पहला उपन्यास माना गया है। यानी फणीश्वरनाथ ने रेणु का मैला आंचल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और हिंदी कुछ उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास है देवेंद्र सारथी कृत ब्रह्मपुत्र और हंसशंकर गिरिष्ट कृत सागर लहरे और मनुष्य। और देखा जाए तो नागा अर्जुन कृत बाबा बटोसर नाथ, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और देखा जाए तो ऐसे बहुत से उपन्यास हैं जो चंचलता उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ मानी जाती है।
और उसके पश्चात हमारे समक्ष है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। चलिए देखते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या है। देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास इस प्रकार के उपन्यास में मानव मनोविज्ञान की विविध जटिलता का चित्रण करता है। मनुष्य कब क्या और क्यों करता है, किसी घटना विशेष में पकड़कर अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी घटना विषय में जो उसको पकड़कर अलग अलग मनुष्य अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों करती हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अंतर्गत आता है और इसका चित्रण मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ही कर सकते हैं। साथ ही वह मनुष्य के चेतन और अचेतन मन का सूक्ष्म अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में पात्रों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का आकलन किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास में पात्रों को मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का इसमें आकलन किया जाता है। और हिंदी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों पर फैरस, एटलर और युग आदि वचनवाद और भाववाद का अधिक प्रभाव देखने को मिल जाता है। जनिन कुमार, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अशोक और यशपाल आदि उपन्यासों में फ्रंट का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। और देखा जाए तो हिंदी में मनोविज्ञान के अन्य पक्षों में संबंधित जो उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, जिसमें मोहन, राकेश, अगय, मनु भंडारी के उपन्यास इसी कोटि की है, जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास को चित्रित करती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये तो 3 जो है वर्गीकरण था, लेकिन हमारे समक्ष चौथा वर्गीकरण भी है। तो चलिए देखते हैं उद्देश्य के दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण, जो कि हमारा चौथा होगा। उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण। हमने यहाँ पर हर एक बात को आपको समझाने की कोशिश किया। मुझे विश्वास है कि अगर 1-2 बार वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा तो सारे बातें आपको मन में घर कर जाएगा, क्योंकि सुना सुनाया बातें बहुत जल्दी याद हो जाता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर शेयर नहीं कर पाते हो तो कम से कम आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो, क्योंकि जो बच्चे आपके कॉन्टेक्ट में होंगे, जो आपको भी पता नहीं होंगे, जो बीए में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपके स्टेटस से किसी दूसरे बच्चों को जो है मदद मिल जाता है। और यही त्रिपान स्टडी सेंटर का मेन मकसद है कि दूसरे का भलाई भी करना महत्वपूर्ण होता है, और ये आप इसका जो है सूत्र बन सकती हो। तो सोचिए नहीं, ज़रूर इसको जो है लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे ये दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और ये बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, तभी आने वाला समय में और वीडियो आप प्राप्त कर सकोगे। दोस्तों सोचिए नहीं, इतना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये नहीं कि वीडियो देख लिया और स्किप कर गया, ठीक है। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में आपको वीडियो नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि आप एक बार देखिएगा चैनल कहाँ चला जाएगा आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति का यही पहचान होता है कि अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, अगर इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में ज़रूर सेव कीजिए। और कहते हैं लाइक भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है बनाने वाले का। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए वीडियो बनाता है, और ये हमेशा बनाता रहेगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।